अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे 5.3, जिसमें आज का हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद जिसको इन्होंने कहा है S1 क्या है। एक तो प्रथम पद पूछा है, दूसरा प्रथम दो पदों का योग क्या है। ठीक है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम जाने तो आसान सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब देखिए, किसी एपी के n पदों का योग हमें दिया है, यानी कि एपी के n पदों का योग हमें दिया है प्रश्न संख्या 11, और इसमें जो गिवन है एपी के n पदों का योग, जिसको हम डिनोट करते हैं Sn से, बराबर कितना है, Sn बराबर हमारे पास दे रखा है 4n-n²। 4n-n²। अब आपसे पूछा है इसका प्रथम पद क्या होगा, जो कि S1 से डिनोट किया गया, तो n की जगह पे आप 1 रख देंगे। n बराबर 1 रखने पर हमारे पास जो आएगा वही प्रथम पद होगा, यानी कि एक पद का योगफल 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1, कितना हो गया 3। यही S1 जो है वो 3 है, और यही S1 आपका कहलाता है प्रथम पद। यही S1 आपका क्या कहलाता है, प्रथम पद। ठीक है, अब आपसे कहा है कि दूसरा पद ज्ञात करो। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक आप लोग एक एक बात को अच्छी तरह से समझिए। ये n पदों का योगफल है, इसका मतलब ये पहले पद का योगफल, पहले पद का योगफल यानी कि प्रथम पद। अब समझते हैं S2 क्या होगा, तो दो पदों का योगफल क्या होगा, n बराबर 2 पर अगर हम बात करें तो S2 आएगा कितना, 4 गुणा n की जगह पे 2 माइनस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग हो गया 4, 2 में 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। ये दो पदों का योगफल है। तो अब बात करें दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद क्या बच्चों, जो A2 होगा वो क्या होगा, दो पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटा दीजिए। दो पदों के योगफल में से जब आप एक पद का योगफल घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, A2। दो पदों का योगफल हमारे पास कितना है 4 माइनस S1 यानी कि एक पद का योगफल कितना है 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 1। यही A2 आपका क्या है, दूसरा पद हो जाएगा। यही A2 क्या है, आपका दूसरा पद। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमने कैसे ज्ञात किया, दो पदों के योगफल में से एक पद का योगफल हमने घटा दिया। ठीक है, पहला पद जो है वो पहले पद का ही योगफल है, क्योंकि n पदों का योगफल हमारे लिए दे रखा था। और इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। इसमें पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो दो पदों का योग भी आपको पता लग गया होगा। दो पदों का योग क्या है, यही आपका S2 है, ये दो पदों का योग है। दूसरा पद क्या था, दूसरा पद आपका दो पदों के योगफल में से पहले पद का योगफल घटा दिए, ये आ गया दूसरा पद। और इसमें क्या पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। और इसमें क्या पूछा था, इसी प्रकार तीसरे और दसवें और nवें पद। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद जो होगा A3 जो होगा वो क्या होगा, तीन पदों के योगफल में से हम दो पदों का योगफल घटा दें तो हमारे पास जो आएगा वो तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पद निकालने के लिए हमें तीन पदों का योगफल पता होना चाहिए। तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तीन पदों का योगफल। इसको पहले निकालते हैं तीन पदों का योगफल, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो n की जगह पे कितना रखेंगे, n बराबर 3 पर हम देखते हैं तीन पदों का योगफल हमारा क्या है, ये आएगा S3 बराबर, ये आ जाएगा 4 गुणा n की जगह पे 3 माइनस 3 का वर्ग, ये हो गया 4 3 12 माइनस 3 9, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3। ये तीन पदों का आपका क्या है योगफल। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। तीन पदों का योगफल हमारे पास है 3 माइनस दो पदों का जो योगफल है वो दो पदों का योगफल कितना है 4। तो 3 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1। ये हमारे पास है तीसरा पद। अब आपसे पूछा है दसवां पद, तो दसवां पद क्या होगा फिर बच्चों, अगर बात करें दसवें पद की, तो A10 बराबर क्या होगा, 10 पदों के योगफल में से आप 9 पदों का योगफल
घटा दीजिए, जो आएगा वही 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, तो 10वां पद हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 पदों का योगफल और 9 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर बात करें इसके आगे तो n बराबर कितने पर, n बराबर 9 पर हम देखते हैं 9 पदों का योगफल s 9 बराबर हमारे पास आएगा 4 गुणा 9 माइनस 9 का वर्ग। ये हो गया 4 में 36 माइनस 9 में 81, कितना बचेगा 11 में से 6 गया, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 3 गया 4, ये बचा माइनस का 45। ठीक है, ये 9 पदों का योग जो आ गया वो माइनस का कितना आ गया 45। अब बात करें n बराबर 10 पर 10 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, तो s 10 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 10 माइनस 10 का वर्ग। ये हो गया 4 दशांश 40 माइनस 10 का वर्ग हो गया 100, 40 में से 100 गया माइनस का 60। ये हो गया आपका 10 पदों का योगफल। अब आपसे पूछा है 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, 10 पद के योगफल में से 9 पद का योगफल घटा दीजिए। 10 पद का योगफल कितना माइनस 60, फिर माइनस 9 पद का योगफल कितना माइनस 45। ये हो जाएगा माइनस का 60, ये माइनस माइनस प्लस 45, माइनस का कितना हो गया माइनस का हो गया 15। ये हमारे पास आ गया 10वां पद माइनस 15। हमसे पूछा है nवां पद, हमसे कौन सा पद पूछा है, अब nवां पद, तो nवां पद क्या आएगा, nवां पद जो पूछा है तो nवें पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n पदों के योगफल में से उससे एक कम वाला योगफल घटाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हमने तीसरा पद ज्ञात किया, तीसरा पद के योगफल में से दूसरा पद घटाया, जिस प्रकार से हमने दूसरा पद ज्ञात किया, दूसरे पद के योगफल में से उससे एक पहले का घटाना है। 10वां पद ज्ञात किया तो 10 से एक पहले 9 पद का योगफल घटाना है। अगर nवां पद आप ज्ञात करोगे तो n पद के योगफल में से n माइनस 1 पद का योगफल घटाना है, लेकिन हमें nवां पद तो पता है 4n माइनस n स्क्वायर है, n माइनस 1वां पद क्या होगा, तो इसके लिए देख लेते हैं। क्योंकि n बराबर n माइनस 1 रखने पर जो योगफल है n माइनस 1 रखेंगे, n बराबर तो रखने पर अब क्या मिलेगा, देखिए s n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको चाहे यहीं पे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 एकम 4, यहाँ पे a माइनस b की होल कर दो, कराते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 में भी मतलब 2 गुणा 1 गुणा 2 है। ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग कितना हो गया 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2n। ठीक है, इसको भी हम करते हैं, 4 और 2 हो गया 6n। ये हो गया 6n माइनस 4 और 1 5 और माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा n माइनस 1 पदों का योगफल। फिर इससे आगे की बात करें तो इसके आगे हमारे पास क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, n पदों का योगफल हमारे पास कितना है 4n माइनस n स्क्वायर और फिर माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल कितना है 6n माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n और ये माइनस माइनस प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस का n स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास nवां पद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये nवां पद है, ये 10वां पद है, ये तीसरा पद कहा गया है, ये तीसरा पद है और ये दूसरा पद है, ये दो पदों का योगफल है, ये प्रथम पद अर्थात एक पद का योगफल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे इसके आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखते हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी कि 40 धन पूर्णांक हैं जो किससे विभाज्य हैं 6 से। तो अब देखते हैं 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक कौन से हैं,
क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक से बनी एपी निम्न है। अब देखते हैं ये क्या है एपी, यानी कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों से बनी एपी। ठीक है, ये 6 से जो कट रही है वो हमें चाहिए। तो अब देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये डॉट 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 कितने पदों तक है? 40 पदों तक। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पे कितना है? जो प्रथम पद है वो ए है, ए का मान कितना है? 6। फिर इसके बाद हमारे पास होता है सारवंतर। सारवंतर कहते हैं डी के लिए क्या होता है? दूसरा माइनस पहला। 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6। अब पदों की संख्या n बराबर कितने हैं? 40। क्यों 40 पदों तक हमसे पूछा है कि 40 पूर्णांकों से बनी एपी। हमसे कहा है कि 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें 40 पद लेने हैं। अब आपके पास n पदों का योगफल होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? n की जगह पे कितना है? 40। ये हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मतलब 6 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 1 d का मतलब कितना है? 6। यहाँ पे काट देते हैं, कितना आएगा? 20। तो s 40 बराबर हमारे पास आ गया 20 ब्रैकेट 6 दूनी हो गया 12, 40 में से 1 गया हो गया 39 गुणा 6। ये हमारे पास आएगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 n 54 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 कितना हो गया? 23। ठीक है, ये हो गया 20 गुणा 12, इसमें जोड़ देते हैं 4 2 6 3 1 4 और ये आ गया 2 246 गुणा करेंगे 0 2 6 12 और हमारे पास आएगा हासिल 1, फिर 2 चौको 8 1 9 2 दूनी 4 4920। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? हल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं इसके आगे। इसमें कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे? अब अगर इसकी बात करें, इसको भी समझ लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे? गुणज मतलब जो गुणा में आता है। तो पहला गुणज होगा 8 गुणा 1 8 एकम 8, दूसरा होगा 8 गुणा 2 8 दूनी 16, तीसरा 8 गुणा 3 मतलब गुणज इसी हिसाब से निकालते रहो और कहां तक? 15 पदों तक। तो इन सब का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होगी श्रेणी की। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर है ये कौन सा प्रश्न नंबर है भाई? एक बार चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों से बनी एपी, 15 गुणजों से बनी एपी निम्न है। बनी जो एपी है वो निम्न है। कौन सी एपी है? इसको भी जरा समझ लेते हैं। यानी कि 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 करते 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 कहां तक आएगा? 15 पदों तक। ठीक है, हमें यहाँ पे बता रखा है अंतर समान है, 8 का अंतर है। तो प्रथम पद ए 8 है, डी जो है वो 8 का अंतर है, तो 16 माइनस 8 करोगे 8 आएगा। पदों की संख्या n बराबर कितना है? 15 और हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n की जगह पे 15 रखेंगे तो s 15 15/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मतलब है 8 प्लस ये आ जाएगा 15 माइनस 1 d का मतलब कितना है? 8। फिर इसके बाद 15/2 ब्रैकेट 8 दूनी 16 15 में से 1 गया 14 गुणा 8। अब सुनिए यहाँ पे 15/2 फिर ब्रैकेट में आ गया 16 प्लस और इसकी गुणा करेंगे 14 8 112।
ठीक है। अब 112 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 15/2, यहाँ पे कितना आएगा 6 2 8 और 11 1 12, 128। और काट लेंगे 2 6 12, 2 चौकू 8, 15 चौकू, यहाँ पे 15 और 64 की गुणा करेंगे, 15 चौकू 60, हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि ये कितना आ गया 960। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग जो है बताइएगा। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास प्रश्न क्या है समझिएगा। इसके आगे लिखा है प्रश्न संख्या 14, इसमें लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं से बनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जितनी हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं से बनी एपी कौन सी है? तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं से बनी एपी, विषम संख्याओं से जो बनी एपी है, संख्याओं से बनी एपी निम्न है, बनी एपी निम्न है। जो 0 और किसके बीच में है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं से बनी एपी हमारी जो है वो निम्न है। इसको भी देख लेते हैं जरा, इस बार थोड़ा कलर हल्का चेंज करेंगे। तो पहला हमारे पास विषम संख्या कितनी होगी? पहली विषम संख्या 0 के बाद क्या आएगी? 1, ठीक है। 1 के बाद हमारे पास कितनी आएगी? 3, 3 के बाद आएगी 5, फिर 7 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम विषम संख्या 50 से पहले कितनी आती है? 49। विषम का मतलब जो 2 से ना कटें। अब अगर बात करें इसका प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 और सार्वधातुक d बराबर कितना है? दूसरा माइनस पहला, 2 का अंतर है। अब पदों की संख्या n अभी हमें नहीं पता है कितने पद हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद को हम an भी कहते हैं। इनका हमें योग निकालना है, यानी कि n हमें निकालना है, n पदों का योगफल, ठीक है। अभी ना तो हमें n पता, लेकिन हमें ये पता है an कितना है? 49। अंतिम पद 49 है। an को तोड़ते हैं, 1 + n - 1 गुणा d बराबर हो गया हमारे पास 49। a का मतलब है 1 + n - 1 गुणा d का मतलब है हमारे पास 2 बराबर में कितना? 49। ये 1 बराबर के अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस हिसाब से n - 1 गुणा 2 बराबर हमारे पास हो गया 49 - 1, ये हो गया n - 1 गुणा 2 बराबर हो गया 48। अब ये 2 गुणा में है, ये जाएगा बटे में, ठीक है। तो n - 1 बराबर आ गया 48/2, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, n - 1 बराबर आ गया 24। n बराबर कितना आ गया? 24 + 1, n का मान कितना आ गया? 25। तो हमें ये पता लग गया कि जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 25। अब हमें 25 पदों का योगफल निकालना है, क्योंकि n बराबर हमारे पास कितना है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुणा d। अब n की जगह पे रखेंगे 25, तो n 25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मतलब हमारे पास कितना है? 1 + 25 - 1 यानी कि 24 गुणा d का मतलब है 2। अब ये हो गया 25/2, यहाँ पे आ गया ये 25/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 + 24 - 1, तो 25 - 1 24 गुणा 2, ये हो गया 25/2 और ये हो गया 2 + 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50। ये हो गया 25/2 गुणा 50, 50 से अगर काटेंगे कितना आएगा? 25, 25 25 की गुणा करेंगे, ये आ गया 625। तो अब आप लोग समझिए 625 जो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनसे जो एपी बनती है उसके पदों का योगफल कितना है? 625। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब इसके पीछे चलते हैं। इसके पीछे क्या है अगला सवाल? ये हमारे पास सवाल है, इसमें कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, जो जुर्माने का प्रावधान है, अगर विलंब 1 दिन हुआ तो 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन अगर विलंब हो गया तो 300 इत्यादि। इसी प्रकार से आगे चलता है। 50-50 रुपए बढ़ रहा है। पहले दिन विलंब शुल्क है 200 रुपए,
दूसरे दिन 50 और बढ़ गया 250, फिर तीसरे दिन के लिए 350 और बढ़ गया। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। चौथे दिन के लिए 350, पांचवें दिन के लिए 400, छठे दिन के लिए 450, सातवें दिन के लिए 500, करते करते कहां तक, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? कार्य में कितने दिन का विलंब कर देता है? 30। तो हमें ये बताना है, जैसे एक निर्माण कार्य हुआ, ठेकेदार ने लिया, उसने कहा कि हम इतने दिन में कर देंगे, लेकिन वो काम समय से पूरा नहीं कर पाया, तो जो मालिक है उसने कहा तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा कि जितने दिन तुम लेट खींचोगे उस हिसाब से तुम्हारा जुर्माना है। प्रथम दिन का जो जुर्माने का चार्ज है, मतलब विलंब शुल्क 200 रुपए। अब अगर एक दिन और लेट हुए तो 50 बढ़ जाएंगे, दूसरे दिन 2 दिन लेट हुए तो अब जो पहले 200 था अब दूसरे दिन 250 हो जाएगा। फिर अगर तुम लेट हुए, तीसरा दिन पहुंचा तो 50 और बढ़ जाएगा, चौथा दिन पहुंचा तो 50 और बढ़ जाएगा। लेकिन ये ठेकेदार पहुंच गया कितने दिन तक? 30 दिनों तक। ये ठेकेदार कितने दिन तक पहुंच गया बेटा? 30 दिनों तक। तो हमें 30 दिन का विलंब शुल्क हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को जरा बारीकी से आप लोग समझिएगा, इस चीज को समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं 15वां जो प्रश्न है हमारा, क्या है? पहले दिन के लिए आप लोग देखिए, पहले दिन के विलंब के लिए अर्थदंड जो है, विलंब के लिए अर्थदंड हमारे पास कितना है? 200 रुपए रखा गया है। पहले दिन के विलंब के लिए जो अर्थदंड है वो कितना है? 200 रुपए। दूसरे दिन के विलंब के लिए जो अर्थदंड है वो कितना रखा गया है? 200 प्लस 50, 250 रुपए रखा गया है, ठीक है। तीसरे दिन के विलंब के लिए अर्थदंड जो रखा गया है, तीसरे दिन के विलंब के लिए अर्थदंड रखा गया 250 प्लस ये हो गया 300 रुपए। इस प्रकार यह एक एपी है क्योंकि 50-50 का अंतर है, अतः यह एक एपी है। एपी है भाई, तो प्रथम पद हमारे पास ए बराबर कितना है? 200, सार्वंतर डी बराबर कितने का है? 50, एन बराबर कितने पदों तक है? 30, ठीक है। और हमें 30 पदों का योगफल बताना, जुर्माने के रूप में जो देय राशि है वो हमें निकालना है, एस 30 हमें निकालना है। अब आपको पता है चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? एस 30 बराबर आ जाएगा 30 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मतलब हमारे पास कितना है? 200 प्लस फिर हमारे पास कितना है? ये हो जाएगा 30 माइनस 1 29 गुणा डी का मतलब कितना? 50। ये यहां से काटेंगे 15 आएगा, 15 ये हो जाएगा 400 क्योंकि 2 की गुणा करेंगे 200 से 400 और यहाँ पे 0 5 नेम हो गया 45 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14 1450 जो हो गया 15 गुणा 400 इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1850। क्यों? 1450 प्लस 400 हो गया 1850, 0 18 15 पंजे 75, ठीक है। हासिल 7 15 8 120 और 7 120 और 7 कितना हो गया? 127, 15 एकम 15 और हासिल है 12, 15 और 12 कितना हो गया? 27। तो ये हो गया 27,750 रुपए जो है ठेकेदार को विलंब के लिए अर्थदंड देना पड़ेगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस चीज को जरा बारीकी से समझिएगा आप लोग विशेष ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कहा है हमसे, इसमें कहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कुल कितने रुपए की रखी गई है, 700 रुपए की, ठीक है। यानी कि विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, कि उनका शैक्षिक प्रदर्शन किस हिसाब से, तो 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो अब समझिए, अच्छा है। तो अब ये प्रश्न संख्या जो 16 है, हमने मान लिया प्रथम पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार हमारे पास कितनी राशि का है, प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है, वो x रुपए है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार की राशि x है। तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, दूसरे पुरस्कार की राशि जो होगी वो प्रथम से 20 कम, तीसरे पुरस्कार की जो राशि होगी वो भी क्या होगी, इससे भी 20 कम, यानी कि x माइनस 40। इस प्रकार यह एक एपी है, इस प्रकार यह एक एपी है। अब यह एक एपी है जिसका प्रथम पद a जो है वो x है, सारवांतर जो d है 20 की कमी हो रही है, यानी कि माइनस का 20 है, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है जो 7 पुरस्कार हैं उनका जो मूल्य है वो कितना है, 700 रुपए, ठीक है। पदों की संख्या भी पता है, n का मतलब कितना है, 7। अब चूंकि n बराबर हमारे पास कितना होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो इस हिसाब से n की जगह पे 7 रखेंगे। तो अब मान रखते हैं, तो s7 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 7/2 ब्रैकेट 2 गुणा है a का मतलब कितना है x प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 और गुणा d की जगह पे माइनस का 20 माइनस। अब 7 पदों का योगफल है 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2x, 7 में से 1 6 गुणा माइनस का 20। अब ये क्या होगा, 2 गुणा में पहुंचेगा, 7 बटे में आएगा 700 के, तो 2 गुणा 700 बटे में कितना आ गया, 7 बराबर 2x माइनस 6 दूनी 12 120, ठीक है। 7 से काटेंगे कितना आ गया, 100, 100 दूनी 200, 120 इधर आएगा प्लस का, बराबर में कितना है 2x, बराबर में कितना है मेरे बच्चों 2x, तो बराबर में है हमारे पास 2x। अब इधर देखते हैं इसके आगे, अब हमारे पास आ गया 2x बराबर 120 और इसमें जोड़ेंगे ये आ गया 320, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 160 रुपए, ठीक है। इसका मतलब जो प्रथम पुरस्कार है वो कितने का है, 160, दूसरा पुरस्कार 20 कम 140, तीसरे पुरस्कार का जो मूल्य रखा गया है वो 20 और कम कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार 7 पुरस्कारों की जो राशि है, 7 पुरस्कारों की राशि, पुरस्कारों की जो धनराशि है वो कितनी हो गई, धनराशि बराबर पहले की 160, फिर 140, फिर और 20 कम 120, फिर और 20 कम 100, 80, 60, फिर 40, हो गए 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। ये है सातों पुरस्कार की जो राशि है, धनराशि वो इतनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 के एक अनुभाग 1 पेड़ लगाकर
इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि इसी प्रकार से चलता जाएगा। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ये हमें करना है ज्ञात। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार लैंग्वेज आप लोग देख लीजिए, अब समझेंगे। यहाँ पे कहाँ गया, ये सेफ है, और फिर हमारे पास है ये बल्ब। ठीक है, ये हमने बना लिया एक, इससे हमें क्या मिलेगा अभी हम देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये ले ली रेखा, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे ले ली एक रेखा, इसको यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारे पास कितनी, 15 16 17 होगा शायद, प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कक्षा, यहाँ पे लिखेंगे लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़। ठीक है, इधर हमने लिखा कक्षा, इधर लिखा लगाए गए पेड़। इस चीज को जरा बारीकी से समझिएगा, ध्यान से। अगर बात करें इस चीज को समझिएगा, आप लोग बड़ा प्यार से, मजेदार चीज है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा सवाल समझने में। अब अगर बात करें जैसे कक्षा 1, कौन सी कक्षा, कक्षा 1, कक्षा 1 का एक अनुभाग कितना लगा रहा है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है। अनुभागों की संख्या है 3, तो 3 अनुभाग है, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा है। कक्षा कितनी है, 1, तो पहली कक्षा एक अनुभाग 1 लगाएगा, 3 अनुभाग 3 लगाएंगे, 3 एकम 3। कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग कितने लगाएगा, तो कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और इनकी संख्या कितनी है प्रत्येक अनुभाग की, 3, तो 3 में कितने पेड़ लगेंगे, कक्षा 2 से 6। कक्षा 3 अनुभाग कहते हैं सेक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें कक्षा 3 के प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, अनुभागों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 3 9। इसी प्रकार कक्षा 4 भी आएगा, लिख देते हैं, तो 3 गुणा 4, 4 3 12। ठीक है, और ये चलते चलते कहां तक पहुंचेगा, कक्षा 12 तक। यहाँ ये कक्षा कहां तक पहुंचेगा, 12। इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम, इस प्रकार प्राप्त एपी निम्न है या अनुक्रम निम्न है, कौन सा होगा, अब समझते हैं इस चीज को। तो अब हमारे पास जो अनुक्रम है प्यारे बच्चों, वो क्या था, इसको भी जरा ध्यान से लिख लीजिएगा। पहला 3, फिर 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर डैश 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 डैश, और कहां तक, 12 तक, क्योंकि कक्षा 12 है। ठीक है, अब कितने पेड़ लगेंगे स्कूल के द्वारा, यही तो हमें निकालना है। अब इस चीज को समझिएगा, इस चीज को हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना है, 3, सामांतर d बराबर 6 - 3 यानी कि 3, पदों की संख्या n बराबर 12, और हमें निकालना है कक्षा 12 तक कितना पेड़ लगा है, वो हमें लगाना है, कुल संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, अब अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुणा d। अब देखते हैं S12 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मतलब कितना हमारे पास, a का मतलब है हमारे पास 3 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा d का मतलब भी कितना है 3। ये काटेंगे 6 आएगा, तो 6 और 2 3 6 प्लस 11 3 33, 33 और 6 हमारे पास हो गया 39। ठीक है, ये हो जाएगा 6 में 54 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, 234 हमारे पास लगेंगे पेड़। अब आप समझते हो, ये सवाल हो गया कंप्लीट। कुल कितने पेड़ लगेंगे, 234। कुल लगाए गए पेड़ हमारे पास कितने हैं, 234। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है,
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 यानी कि ये है में दिखाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है। तो अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए हमने ये सर्कल लिया, ये ऐसे इस टाइप से घूमते 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 13 लगातार हमने 13 लगातार अर्धवृत्त हैं, उनसे जो सर्कल बना है उसकी लंबाई हमारे पास क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, आसान सा सवाल है। अब देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर जो हमारे पास 18 है, सवाल नंबर 18, ये हमारे पास क्या दिया है, पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम लिखेंगे r1, वो बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 का जो है अंतर इसमें है। अगर बात करें दूसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, r2, वो हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, तीसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है r3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या इसी प्रकार से 5 में, और कुल कितने हैं, 13। ठीक है, यह अनुक्रम एक एपी है। भाई एपी क्यों है, क्योंकि इसमें लगातार एक निश्चित संख्या 0.5 का अंतर है। तो जिसका प्रथम पद ए बराबर कितना है, 0.5, डी बराबर कितना है, 1.0 में से 0.5 जाएगा, 0.5 बचा है। एन बराबर कितना है, 13 पदों तक। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, चूंकि एन पदों का जो योगफल है एस एन बराबर कितना है, तो हमें तो ये बताना है, क्या बताना है एक बार देख लेते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई है। तो सर्कल की कुल लंबाई देखिए, तो सर्कल की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई बराबर क्या होगी, 13 पदों का योगफल। अब 13 पद क्या होगी, दिमाग में तो ये होना चाहिए 13 पद क्या होगी। जैसे अगर बात करें तो ये पहले हमारे पास जो त्रिज्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। पहले हमारे पास जो त्रिज्या है कितनी है, 0. यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 0.5 की है। तो इस अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, तो अर्धवृत्त की लंबाई किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के। इस चीज को ध्यान से समझना, परिधि का फार्मूला होता है, जैसे पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, अर्धवृत्त है तो बटे में 2 कर दो, अर्धवृत्त की जो परिधि की लंबाई होगी वो होगी πr। ठीक है, पहले त्रिज्या है 0.5, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 0.5 पाई। दूसरे अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है, 1, तो अब इसकी आएगी 1 पाई। फिर इसी प्रकार से तीसरे की आएगी, L3 की जो आएगी वो आ जाएगा 1.5 पाई, चौथे की आएगी 2 पाई, पांचवें की आएगी 2.5 पाई। इसी प्रकार से करते 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 ये 13 पदों तक चलेगा, इन सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सर्कल की कुल लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, पहले आएगा πr1 प्लस, फिर आएगा πr2, फिर प्लस आएगा πr3, और कितने पदों तक ये आएगा, 13 पदों तक। कहां तक आएगा बेटा, 13 पदों तक। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 13 पदों तक। तो अब देखते हैं, यह अनुक्रम एक श्रेणी हो गया, तो 13 पदों का योगफल लगा दीजिए।
पहले तो पाई इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या है r1 प्लस r2 डेट 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 13 प्लस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मार्क लेते हैं। अगर बात करें पाई की जगह पे पाई, इसकी जगह पे 0.5, फिर 1.5 और ये भी डेट 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 13 पदों तक। इसके आगे की बात करें तो अब इसके आगे भी कुछ समझ लेते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया पाई और n पदों का योगफल क्या होता है n/2 यानी कि 13/2। ब्रैकेट में 2 गुणा a का मतलब 0.5। अब 13 में से क्या 12 और जो b का अंतर है वो कितना है 0.5, ठीक है 0.5। फिर अगर बात करें तो पाई की जगह पे पाई अभी 13/2। अब अगर 0.5 की 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10 यानी कि 1.0 प्लस 12 पंजे 60 यानी कि 6.0। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब इसको भी देख लेते हैं। पाई का मान आपसे यूज करने के लिए सवाल में कहा था 22/7 गुणा 13/2 और गुणा 6 और 1 7.0 यानी कि 7 आएगा। 7 से 7 काटेंगे, 2 से काटेंगे 11, 11 13 गुणा करेंगे 11 3 33, 7 से 3 11 एकम 11 और 3 14 143 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो सर्कल की कुल लंबाई है वो कितनी है, वो हो जाएगी हमारे पास 143 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ओके। अब चलते हैं इसके आगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन है उसके लिए जरा गौर कर लेते हैं। अब इसके आगे का हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है, क्या है हमारे पास प्रश्न, इसको भी समझ लीजिएगा। ये प्रश्न अच्छा है, काफी शानदार। हमारे पास जो प्रश्न है इसको समझिएगा। इसमें लिखा है क्या कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ओ माय गॉड, जो सबसे नीचे यानी कि ये वाली जो पंक्ति है सबसे नीचे उसमें 20 लट्ठे, उससे अगली, इससे अगले मतलब इससे ऊपर पंक्ति में कितने रखे हैं 19। अब इसमें ये वाली जो दूसरी पंक्ति है सबसे नीचे से दूसरी, इसमें 19, उससे अगली वाले में 18। इस प्रकार से करते 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 रखते 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 एक घटाते घटाते फिर कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं करते 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 हमें बताना है कि पंक्ति की संख्या क्या है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जो भी सबसे ऊपरी पंक्ति होगी ये जैसे मान लो, तो इसमें कितने लट्ठे हैं ये हमें बता के देना है, ठीक है। तो ये केवल सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। अगर इस सवाल की बात करें नॉर्मल सा सवाल है, इस सवाल को हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब देखते हैं ये सवाल हमारे पास क्या है। कुल 200 लट्ठे हैं, सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20, फिर उससे आगे में 19 और इस प्रकार से हमारे लट्ठे रखे गए हैं। सवाल नंबर हमारा है शायद 19। सवाल नंबर कितना है 19 सवाल में हमें क्या लिखा है। सवाल नंबर 19 में जो दिया है कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, कुल लट्ठों की संख्या है 200। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है 200, ठीक है। सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है, लट्ठों की संख्या बराबर सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितनी है 20, ठीक है। अब नीचे से प्रारंभ करने पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे से प्रारंभ करने पर प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, प्रथम पंक्ति में जो लट्ठे हैं लट्ठों की संख्या
प्रथम पंक्ति में जो लट्टों की संख्या है वो कितनी है 20, ठीक है। दूसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी है, दूसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या बराबर 19। तीसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी है, तीसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी है 18। इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम, इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम एपी है, अनुक्रम क्या है एपी है। इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम एपी है जिसका प्रथम पद ए बराबर कितना है 20, सार अंतर डी बराबर कितना है -19 और एन हमें निकालना है, लेकिन एन पदों का योगफल कितना है 200, क्योंकि लट्टों की कुल संख्या कितनी है 200 है। अब इस चीज को हम लोग नोट करते हैं, एन पदों का योगफल थोड़ा इधर साइड वाइज में लिख देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास क्या देखा है फिर बच्चों, एन पदों का योगफल एसएन बराबर हमारे पास है 200, इसको तोड़ेंगे ये होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 डी बराबर में कितना है 200। अब ये 2 बटे में है, ये गुणा में पहुंचेगा तो n ब्रैकेट में 2 गुणा a का मतलब है 20 + n - 1 गुणा d का मतलब -1 बराबर में 200 दूनी 400 हो गया। n 20 दूनी 40 और माइनस का n एकम n माइनस प्लस का 1 बराबर में हो गया 400। इसके बाद n ब्रैकेट में 40 और 1 41 माइनस n बराबर हो गया 400। फिर 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर में हो गया 400। 400 को इधर ले आइए, 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 बराबर में बचेगा 0, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस 400 बराबर में कितना आएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे -1 से करेंगे गुणा, -1 से क्या करेंगे -1 से गुणा करेंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा प्लस का n स्क्वायर माइनस का 41 n माइनस प्लस का 400 बराबर 0। अब ऐसे जो गुणनखंड कीजिए 400 के कि गुणा करो तो 400 आए, जोड़ो तो कितना है 41, तो 25 16 25 और 16 की अगर गुणा करोगे तो 400 आता है और 25 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा 41। हिसाब लगा लीजिए, गुणनखंड वाली वीडियो देख लीजिए कैसे गुणनखंड बनाए जाते हैं। तो ये आ गया 25 + 16 साथ में n प्लस 400 बराबर 0। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर में 0। पहले इन दोनों में हम लोग n कॉमन लेंगे, क्या बचेगा n माइनस 25, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे -16 कॉमन, तो ये हो जाएगा n माइनस का 25 बराबर में हो गया 0। अब एक में हो जाएगा n माइनस 25, एक में हो जाएगा n माइनस 16 बराबर में 0। अब n माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25, फिर n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा 16। अब आपके पास दो चीजें हैं, n के मान एक तो 25 है, एक n का मान कितना है 16। अब हम निकालेंगे कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे, या तो 25 लट्टे होंगे या मतलब या तो 25 पंक्ति होंगी या 16 पंक्ति होंगी। अब देखते हैं 25 पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी आएगी और 16 में कितनी आएगी, दो तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर लगातार करते या तो 25 पंक्ति में 200 लट्टे आएंगे या 16 पंक्ति में। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने का क्या तरीका है। अब हम देखते हैं 25वीं पंक्ति में लट्टों की संख्या क्या है, तो a 25 बराबर क्या होगा a + 24 d, ठीक है। a की जगह पे हमारे पास कितना है 20 + 24, d की जगह पे -1, ये हो गया 20 - 4 24 एकम 24 भाई 24 एकम 24 माइनस तो -4। अब लट्टों की संख्या कभी भी माइनस हो नहीं सकती, ये हो गया अमन। जब 25वीं पंक्ति में -4 लट्टे, इसका मतलब 25 पंक्ति है ही नहीं, तो n बराबर हमारे पास जो 25 है वो भी क्या हो जाएगा अमान, तो लट्टों की संख्या हमारे पास 25 नहीं हो सकती। अब 16वीं पंक्ति में लट्टों की संख्या चेक करते हैं, तो a + 16 में से 1 जाएगा 15d, a का मतलब 20 + 15 - 1 गुणा में, ठीक है। तो 20 - 15 एकम 15, 20 में से 15 गया कितना बचा 5। इसका मतलब ये है कि जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्टे हैं 5। अतः कुल पंक्तियों की जो संख्या है, कुल पंक्तियों की संख्या आपके पास कितनी है, पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है 16, ठीक है।
और 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं, लट्ठों की संख्या हमारे पास कितनी है? लट्ठों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है इसको समझिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20, अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्नावली का। इसमें क्या लिखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी जो है आपकी रखी हुई है। फिर आगे कह रहा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आप में दर्शाया गया है। देखिए भाई आलू और आकृति, ठीक है, ये हमारे पास है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमें निकालना है। प्रश्न आसान सा प्रश्न है। अब देखिए ये आकृति में है कि यहाँ पे जो है बाल्टी रखी है, बाल्टी की पहले आलू से दूरी जो है 5 मीटर है। फिर इसी सीधी रेखा में ये आलू रखे गए हैं। दूसरा आलू कितनी दूरी पर है बाल्टी से? फिर ये पहले आलू से दूसरे आलू की दूरी 3 है, तो ये बाल्टी से कुल कितनी बड़ी? 8। तीसरा आलू यहां से यहां और बढ़ गया, तो पहले 5 और 3 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 11। फिर इसके बाद 3 और बढ़ता जाएगा, फिर 3 और बढ़ता जाएगा, फिर 3 और, फिर और करते 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 कुल कितने हैं? 10 आलू हैं। ठीक है, तो 10 आलू टोटल हैं। क्या आएगा? कितना चलना पड़ेगा प्रत्येक प्रतियोगी को ये हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि 10 आलू रखे गए हैं एक रेखा में, तो हमें यही बताना है। तो अब देखिए जरा इस सवाल को ध्यान से। अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो अब देखिएगा सवाल नंबर जो हमारा अंतिम है वो है 20। अब प्रथम आलू की जो है बाल्टी से दूरी कितनी रखी थी? प्रथम आलू की बाल्टी से दूरी जो है, बाल्टी से दूरी हमारे पास कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितनी रखी है? दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी 5 + 3 = 8 मीटर। तीसरे आलू की जो है बाल्टी से दूरी कितनी रखी है? तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी 8 + 3 = 11 मीटर। चौथे आलू की इसी प्रकार से 3 बढ़ता जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम, इस प्रकार जो प्राप्त अनुक्रम होगा, प्राप्त अनुक्रम एक एबी है। एक क्या है? एबी है। अब समझिएगा इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम क्या है? एक एबी है। चूंकि प्रत्येक प्रतियोगी को बाल्टी से चलकर आलू को उठाना होता है और फिर उसे बाल्टी में डालना होता है, बाल्टी में वापस डालना होता है, अब समझिए डालना होता है तब प्रत्येक आलू को उठाने में चली गई दूरियों से बनी श्रेणी या एपी
एपी निम्न है। क्या है अब सुनो, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? अगर बात करें यहाँ पे तो पहले आलू की बाल्टी से दूरी जो आपकी है वो कितनी है? पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है? 5। तो पहले जो भी प्रतियोगी होगा आलू तक पहुंचेगा 5, फिर आलू को उठा के बाल्टी में लाएगा तो 5 और 5 कितनी दूरी चलेगा? 10। 5 और 5 कितनी? 10। 10 के बाद कितना है? 8। तो 8 जाएगा, 8 वापस आएगा 16, फिर 11 जाएगा, 11 आएगा, कितनी हो जाएगी? 22। और ये करते करते कहां तक? 10 आलू है तो 10 पदों तक। अगर बात करें इसका प्रथम पद हमारे पास ए कितना है? 10, सार्वधातुक कितना है? 16 माइनस 10 6 का, और एंड पदों की संख्या कितनी है? 10। अब देखो प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी यानी कि 10 पदों का योगफल। एसएन बराबर हमारे पास कितना है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस a गुणा d। ठीक है, एस 10 बराबर हमारे पास हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब हमारे पास कितना है? a का मतलब है 10, फिर 10 में से 1 गया 9 गुणा d का मतलब कितना है? 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ पे हो गया 5, 5 ब्रैकेट में 2 10 दूनी 20 प्लस 9 छक्के 54। ठीक है, ये हो गया 5 गुणा 54 और 20 जोड़ेंगे 4, 5 2 7, 5 4 20 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 यानी कि 370 मीटर। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक प्रतियोगी के द्वारा जो तय दूरी है, अतः प्रत्येक प्रतियोगी के द्वारा जो तय दूरी है, तय दूरी है चली गई दूरी, तय दूरी कितनी है? तय दूरी बराबर 370 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतियोगी के द्वारा जो तय दूरी कितनी हो रही है? 370 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, जो हमारे पास प्रथम आलू है उसकी बाल्टी से दूरी 5 मीटर है, दूसरा आलू है बाल्टी के फिर 3 बढ़ गई पहले आलू से तो 5 और 3 8 मीटर हो गई, तीसरे आलू की 11 मीटर। इस प्रकार का मतलब एक ही है। और प्रत्येक प्रतियोगी जो है बाल्टी से चलकर आलू को उठाएगा, उठा के पुनः वापस डालेगा, तब प्रत्येक आलू को उठाने में चली गई दूरियों से बनी एक एपी निम्न है। तो क्या है? 10, क्योंकि 5 जाएगा पहले आलू तक, 5 आएगा तो 10, फिर दूसरा आलू 5 और 3 8 मीटर की दूरी पर है तो 8 चलेगा बाल्टी पे, 8 वापस आएगा 16, फिर 22 करते करते 10 पदों तक है तो a बराबर प्रथम पद 10, सार्वधातुक d बराबर 6, n बराबर 10। तो 10 पदों का योगफल निकाला। प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा जो तय दूरी है वो 370 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर हमारा जो है 5 फिनिश होता है। अब इसके आगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए।